इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एफआईआईज भारत में क्यों बेच रहे हैं, कितना अब तक बेचा है, 2024, 2025 और 2026 के आंकड़े क्या हैं, एफआईआईज क्या सच में भारत छोड़ रहे हैं और एफआईआईज का भारत में कुल निवेश कितना है, सबसे अधिक हिस्सेदारी उनकी कब थी, 10 साल का सफर क्या रहा उनका, एफआईआईज केवल बेच रहे हैं या कहीं खरीद भी रहे हैं, और अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो माल उनका फिर कौन खरीद रहा है। दुनिया के बाजार ऊपर हैं और भारत का पीछे है, क्यों? क्या एफआईआईज वापस आएंगे? क्या भारत को अभी भी एफआईआईज की जरूरत है और असल में असली तस्वीर क्या है? नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। दोस्तों, बिग बाजार याद है, एक समय ऐसा था जब उसकी चमक देखकर लगता था कि यह कंपनी कभी डूब ही नहीं सकती। विशाल स्टोर, भीड़ भाड़, बड़े बड़े ब्रांड्स, प्रमोशंस, एक्सपेंशंस। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जो बाहर से दिखाई दे रहा था, कहानी उससे कहीं अधिक जटिल थी। और फिर एक दिन बिग बाजार इतिहास बन गया। अब दूसरी तस्वीर को देखते हैं, हमारे शेयर बाजार की, जो साल भर पहले तक लगातार चढ़े जा रहा था। हम तब भी यही चेतावनी देते थे कि करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन लोग कहते थे आपको समझ ही नहीं है, आप देश से जलते हो, उसकी तरक्की से जलते हो। शेयर बाजार इकोनॉमी का बैरोमीटर है, मार्केट बढ़ रहा है मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन कई विश्लेषक लगातार चेतावनी दे रहे थे कि बाजार की रफ्तार और वास्तविक आर्थिक चुनौतियों के बीच अंतर को समझना होगा। और आज बाजार संघर्ष कर रहा है, दुनिया के बाजार चरम पर हैं, लाइफ टाइम हाई पर हैं, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मीडिया कह रहा है, लोग कह रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आशावादी हैं, बुनियादी ढांचे में निवेश हो रहा है, डिजिटल इंडिया दौड़ रहा है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। और दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज भारत के शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, महीने दर महीने, साल दर साल। रुपया दबाव में है, बाजार अपने शिखर 26,373 से काफ़ी नीचे है। तो सवाल उठता है, क्या कहानी वो है जो हमें बताई जा रही है या कुछ और चल रहा है? आज हम इसी सवाल को समझने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल एफआईआईज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उनकी खरीद और बिकवाली आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, किस तरह से प्रभावित करती है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एफआईआईज भारत में क्यों बेच रहे हैं, कितना अब तक बेचा है, 2024, 2025 और 2026 के आंकड़े क्या हैं, एफआईआईज क्या सच में भारत छोड़ रहे हैं और एफआईआईज का भारत में कुल निवेश कितना है, सबसे अधिक हिस्सेदारी उनकी कब थी, 10 साल का सफर क्या रहा उनका, एफआईआईज केवल बेच रहे हैं या कहीं खरीद भी रहे हैं, और अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो माल उनका फिर कौन खरीद रहा है। दुनिया के बाजार ऊपर हैं और भारत का पीछे है, क्यों? क्या एफआईआईज वापस आएंगे? क्या भारत को अभी भी एफआईआईज की जरूरत है और असल में असली तस्वीर क्या है? तो यह सब हम समझेंगे संजीवनी टीवी के इस विशेष एपिसोड में। और यदि अभी तक आपने हमारा संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और हो सके तो हमारा मेंबरशिप भी लें संजीवनी टीवी की ज्वाइन बटन दबाकर। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझना हमें चाहिए कि आखिर ये एफआईआईज कौन होते हैं और इनका रोल हमारी शेयर मार्केट में क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। ये वो बड़े बड़े फंड्स हैं जो अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, जापान जैसे देशों में बैठे हैं। ये पेंशन फंड हैं, हेज फंड हैं, बड़े बैंक्स हैं, इनके पास खरबों डॉलर की पूंजी है और ये पूंजी दुनिया में घूम घूम कर निवेश करते हैं। जहां मुनाफा दिखे, जब ये भारत आते हैं तो बाजार ऊपर जाता है और जब ये जाते हैं तो बाजार नीचे आता है। तो अब सवाल है कि भारत से एफआईआईज आखिर जा क्यों रहे हैं? तो इसके जवाब एक नहीं है दोस्तों, कई हैं, कई पहलू हैं। तो पहला पहलू है कि अमेरिका का खिंचाव। जी हाँ, सोचिए आप एक निवेशक हैं और आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, भारत में निवेश करो जहां जोखिम है, करेंसी का उतार चढ़ाव है लेकिन ग्रोथ की संभावना है। और दूसरा, अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में
पैसा लगाओ, जहां 4.5 से 5% का सुरक्षित सिक्योर्ड रिटर्न मिल रहा है डॉलर में, बिना किसी जोखिम के। जब दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश इतना ज़्यादा ब्याज दे तो उभरते बाजारों से पैसा निकालना स्वाभाविक हो जाता है। यह सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, यह ब्राज़ील के साथ हुआ है, इंडोनेशिया के साथ हुआ है, दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, सबसे पैसा निकाला गया है। और दूसरा पहलू देखिए कि भारत की वैल्यूएशन 2023 और 2024 की शुरुआत में भारत के बाजार बहुत तेजी से ऊपर गए थे। निफ्टी ने ऐतिहासिक ऊंचाइयां छुई, लेकिन इसी के साथ वैल्यूएशन यानी कि बाजार का भाव बहुत ऊंचा हो गया। एक साधारण भाषा में हम समझें कि अगर किसी कंपनी की असली कमाई 100 रुपए है और उसके शेयर की कीमत 2300 है तो पीई रेशियो 23 है। यह बहुत महंगा है। उस दुकान का मूल्य उसकी वास्तविक कमाई से कहीं ज्यादा है। 2024 के मध्य तक भारत का निफ्टी 22 से 23 के पीई पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि चीन का बाजार सिर्फ 16 के पीई रेशियो पर था। एक ही काम के लिए भारत में 1.5 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो विदेशी निवेशकों ने सोचा कि महंगे भारत में बैठें या सस्ते चीन में जाएं, और कई तो फिर चले भी गए। अब तीसरा पहलू देखिए, करेंसी रिस्क। जी हाँ, विदेशी निवेशक के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि करेंसी रिस्क का। मान लीजिए 1 साल पहले एक अमेरिकी निवेशक जॉन 83 के भाव पर $1 लाख लेकर भारत आया मई 2025 में। उसे मिले 83 लाख रुपए। उसने उन्हें शेयर बाजार में लगाया और 1 साल बाद उसे 20% का एक बड़ा रिटर्न भी मिल गया, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए। लेकिन जब वह पैसा डॉलर में बदलकर वापस ले जाना चाहता था और डॉलर 96 का हो चुका है, तो उसे वापस मिले $1,03,750, यानी शेयर बाजार में 20% का रिटर्न मिलने के बावजूद निवेशक को डॉलर में केवल 0.25% का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि रुपये ने 83 से 96 प्रति डॉलर तक गिरावट दिखाई, अर्थात 15.66% का डिप्रिसिएशन हुआ। इस कारण शेयर बाजार का अधिकांश लाभ करेंसी डिप्रिसिएशन में उसका चला गया। यह विदेशी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है ये। और वे केवल शेयर बाजार का रिटर्न नहीं देखते, बल्कि शेयर बाजार रिटर्न प्लस रुपये की चाल दोनों देखते हैं। और चौथा पहलू है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। 2025 और 2026 में दुनिया में कई तूफान एक साथ आए हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में आग का लगना और ऊपर से डॉलर का मजबूत होना। जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो बड़े निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं और इमर्जिंग मार्केट में सबसे पहले सेलिंग आती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या यही पूरी कहानी है? हो गया सब कुछ? नहीं दोस्तों, रुकिए। यहाँ आकर हमें खुद से एक बहुत ही कड़वा और ईमानदार सवाल पूछना होगा। क्या एफआईआई सिर्फ बाहरी कारणों से या रुपए की वजह से भाग रहे हैं, या फिर वे भारत के आर्थिक ढांचे के अंदर कुछ ऐसी दरारें भी देख पा रहे हैं जिन्हें हम हेडलाइंस के शोर में अनदेखा कर रहे हैं? आज हकीकत यह है कि जहां अमेरिका, जापान और यूरोप के कई बाजार अपने जीवन काल के उच्चतम स्तर यानी कि लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं, वहीं भारतीय शेयर बाजार पिछले 2 साल पुराने लेवल पर ही अटक कर रह गया है। बाजार की यह सुस्ती चीख चीख कर कह रही है कि अंदरूनी कहानी वैसी नहीं है दया जैसी दिखाई जा रही है। शहरी इलाकों में महंगाई ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। आज भारत में घरेलू बचत निचले स्तर पर आ गई है और लोगों पर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। जब आम आदमी अपनी सैलरी से सिर्फ ईएमआई और बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी कर पा रहा हो, तो सोचिए वो बाजार में जाकर नया सामान कैसे खरीदेगा। कहावत है कि जिस बुनियाद में नमी हो उस पर बुलंद इमारत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, और एफआईआईज़ इसी नमी को भांप चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब तक उन्होंने कितने का माल बेच लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं असली संख्याओं पर, नंबर्स पर, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है और ये आंकड़े बताते हैं कि आग कितनी बड़ी है। तो 2024 यानी कि साल 2024 में एफआईआईज़ ने भारतीय शेयर बाजार में 3,02,000
435 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। 3,02,435 करोड़, यह रकम भारत के कई राज्यों के पूरे साल के बजट से भी बड़ी है। सिर्फ इस एक राशि से असम जैसे राज्य का लगभग 2 साल का बजट चलाया जा सकता है। साल 2024 के बाद आता है 2025, और 2025 और भी बुरा रहा। इस साल 3,12,321 करोड़ की बिकवाली करी, जो 2024 से अधिक थी, और यह भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में एक वर्ष में सबसे बड़ी निकासी थी। जनवरी 2025 अकेले में 78,000 करोड़ रुपए निकल गए, और अक्टूबर 2024 में तो एक ही महीने में 94,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, जो किसी एक महीने में सबसे ज्यादा थी। 2026 दोस्तों यह तो और भी तेज रहा है। 2,93,880 करोड़ का माल अब तक बिक चुका है। मई अभी खत्म हुआ है, यानी मात्र 5 महीनों में। आखिर ये क्या हो रहा है? ये नंबर सुनकर तो आपके भी होश उड़ गए होंगे। और अभी साल समाप्त नहीं हुआ है, याद रखें, यह सिर्फ 5 महीनों का डेटा है। पिछले 18 महीनों में कुल मिलाकर एफआईआईज ने भारत से करीब 45 बिलियन डॉलर निकाले हैं। जी हाँ, 45 बिलियन डॉलर्स। ये संख्याएं सुनकर मन में एक ही सवाल आता है, तो क्या विदेशी निवेशक भारत छोड़ रहे हैं? जी हाँ, ये मतलब सवाल सबके मन में आ रहा है कि सच में क्या एफआईआईज भारत को छोड़ रहे हैं? तो यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोस्तों, जब भी हम किसी को घर छोड़ते देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन बाजार की दुनिया इतनी सरल नहीं होती। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। सेकेंडरी मार्केट यानी वो बाजार जहां हर दिन शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, वहां से एफआईआईज ने जरूर बड़ी निकासी की है। लेकिन प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओस और नई लिस्टिंग में एफआईआईज अभी भी एक्टिव हैं। 2024 में आईपीओ बाजार में एफआईआईज ने 1.21 लाख करोड़ का निवेश किया है, और 2025 में 73,910 करोड़ का, और 2026 के शुरुआती महीनों में भी 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। और इसके अलावा डेट मार्केट यानी सरकारी बॉन्ड और कर्ज के बाजार में भी एफआईआईज की दिलचस्पी बनी हुई है। भारत के बॉन्ड बाजार में 2025-26 में भी हजारों करोड़ का निवेश आया है। दोस्तों, एफआईआईज का भारत में कुल निवेश कितना है, यह भी एक सवाल मन में आता है। जी हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है कि इतनी बिकवाली के बाद भारत में एफआईआईज का कुल निवेश आखिर बचा कितना है। तो एनएसई पर लिस्टेड कंपनियों में अप्रैल 2016 तक एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 19.9% थी। अप्रैल 2026 में घटकर 14.7% आ गई, 12 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर। लेकिन दोस्तों, 14.7% का मतलब है अभी भी खरबों रुपए बाजार में लगे हुए हैं, और बाजार की कुल मार्केट कैप 29 मई को 4.88 ट्रिलियन डॉलर थी, अर्थात 468 लाख करोड़ रुपए। और एफआईआईज का निवेश अभी 14.7% के हिसाब से लगभग 69 लाख करोड़, यानी एफआईआईज निकाल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसे अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जमींदार ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया हो, यानी उसकी जमीन के मालिकाना हक में छोटी सी कमी आई हो, लेकिन वो अभी भी सबसे बड़ा हिस्सेदार हो। ऐसा ही कुछ फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक हिस्सेदारी कब थी। तो इतिहास में जाते हैं। मार्च 2015 में एफआईआईज की एनएसई लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी अपने चरम पर थी। उस समय डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तुलना में एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 10% अधिक थी। 2015 में एफआईआईज से डीआईआईज का अनुपात था 1.99, यानी हर 1 रुपए के घरेलू निवेश के बदले 2 रुपए का निवेश विदेशी था। वो दौर था जब भारत का बाजार एफआईआईज पर बहुत अधिक डिपेंडेंट था। जब वो आते थे तो बाजार उड़ता था, और जब वो जाते थे तो बाजार धड़ाम होता था। 2008 की वैश्विक मंदी में एफआईआईज ने जब पैसा निकाला तो सेंसेक्स आधे से भी कम रह गया था। 2013 में जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने पैसा छापना बंद करने का संकेत दिया तो भारत में टेपर टेंट्रम आया, रुपया गिरा, बाजार गिरा। लेकिन 2024 और 2025 में क्या हुआ? एफआईआईज ने ऐतिहासिक बिकवाली की, फिर भी बाजार ध्वस्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों? यहाँ असली बदलाव है।
मार्च 2025 में पहली बार इतिहास में एफआईआई से ज़्यादा डीआईआईस का अनुपात आया, एक से नीचे आ गया, यानी कि 0.98। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड, एलआईसी, बीमा कंपनियां, इन सब ने मिलकर पहली बार विदेशी निवेशकों से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह भारत के पूंजी बाजार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। डीआईआईस तकरीबन 25% पर बैठे हुए। दोस्तों, क्या एफआईआईस केवल बेच रहे हैं या कहीं खरीद भी रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या एफआईआई सब कुछ बेच रहे हैं या कुछ जगह उनकी दिलचस्पी अभी बनी हुई है आईपीओ वगैरह को छोड़कर। तो दोस्तों, यही से कहानी थोड़ी सी रोचक हो जाती है। जब हम आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि एफआईआईज ने कुछ सेक्टर में खरीदारी भी जारी रखी है। टेलीकॉम, भारती एयरटेल और जियो की 5G विस्तार की कहानी ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। फरवरी 2025 में टेलीकॉम सेक्टर में एफआईआईज ने 5,661 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। कैपिटल गुड्स में अगर देखें तो बुनियादी ढांचे में सरकारी खर्च की वजह से कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी कुछ विदेशी खरीदारी दिखाई दी है। हेल्थ केयर और फार्मा, यह सेक्टर अमेरिकी दवा बाजार से जुड़ा हुआ है। यहां दबाव रहा है लेकिन चुनिंदा कंपनियों में एफआईआईज की दिलचस्पी बनी हुई है, उनका इंटरेस्ट बना हुआ। आईपीओ मार्केट, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 2024 में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ आईपीओस में आए थे, क्योंकि आईपीओस में औसत रिटर्न 37% था, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ 7%। दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली की है एफआईआईज ने, वो हैं फिनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक, एनबीएफसी, एफएमसीजी। यह थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है, विरोधाभासी लगता है। फिनेंशियल सर्विसेज तो भारत की ग्रोथ की रीढ़ हैं, फिर एफआईआईज वहां से क्यों निकले? क्योंकि फिनेंशियल स्टॉक्स भारत में एफआईआईज की सबसे बड़ी होल्डिंग्स थी। जब बड़े पोर्टफोलियोज रिबैलेंसिंग होते हैं यानी हिसाब किताब दुरुस्त करते हैं, तो सबसे पहले वहां से बिकवाली होती है जहां सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुकानदार को जब नगद चाहिए तो सबसे पहले वो उस चीज को बेचता है जो सबसे ज्यादा है गोदाम में। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल जो मन में आता है कि अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो फिर वो माल इतना खरीद कौन रहा है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे जरूरी सवाल है और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। दोस्तों, हर बिकवाली के पीछे एक खरीदार होता है। एफआईआईज का इतना बड़ा माल कोई तो खरीद रहा होगा, वरना बाजार कब का बिखर जाता। तो कौन है वो खरीदार? तो जवाब है आप, हम, भारत का आम निवेशक। और यह कोई छोटी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड के जरिए यानी कि एसआईपी के जरिए भारत का मध्यम वर्ग हर महीने बाजार में पैसा डाल रहा है। फरवरी 2025 में जब एफआईआई 47,000 करोड़ से अधिक बेच रहे थे, उसी महीने एसआईपी का मासिक कंट्रीब्यूशन, मंथली कंट्रीब्यूशन 26,000 करोड़ के आसपास था। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने 2025 में रिकॉर्ड 4.9 लाख करोड़ का शुद्ध निवेश किया है, 13% की वृद्धि पिछले साल से। एलआईसी ने मार्च 2025 की तिमाही में 34,435 करोड़ का शुद्ध निवेश किया है, 5 वर्षों में सबसे ज्यादा। सितंबर 2025 तक डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी एनएसई लिस्टेड कंपनियों में 18.26% तक पहुंच गई थी, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। यानी जो एफआईआई छोड़ रहे थे वो जमीन डीआईआई उठा रहे थे। दोस्तों, पिछले 25 महीनों से लगातार डीआईआई की खरीदारी की एक अटूट श्रृंखला चल रही है। अगस्त 2025 में तो डीआईआई ने 94,829 करोड़ का निवेश किया एक ही महीने में, जो अक्टूबर 2024 के बाद का दूसरा सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्ट था। अब जरा सोचिए, यह बदलाव क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि भारत का वित्तीय बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा स्वदेशी हो गया है। भारतीयों का अपने बाजार पर भरोसा बढ़ा है। एसआईपी संस्कृति ने एक मजबूत नींव बना दी है। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी है, दुनिया के बाजार ऊपर जा रहे हैं और भारत का बाजार पीछे क्यों है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे जरूरी सवाल है, और यह सवाल बहुत लोगों के मन में है। अमेरिका का S&P 500 नई ऊंचाइयों पर था। जापान का निक्की दशकों के बाद रिकॉर्ड तोड़ रहा था। यूरोप के कुछ बाजार भी अच्छे थे। लेकिन भारत का सेंसेक्स और निफ्टी अपने सितंबर 2024 के शिखर से 12-13% नीचे आ गए। क्यों? पहली वजह वैल्यूएशन का बोझ। जब बाजार बहुत महंगा हो जाए तो वो ऊपर जाने की बजाय
पहले सही होता है, यानी कि करेक्शन आती है। बाजार में 2023-24 में भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन अपनी ऐतिहासिक औसत से काफ़ी ऊपर थी। और दूसरी वजह कमाई में सुस्ती। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी कि कंपनियों की कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जैसी उम्मीद थी, जैसी एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि अभी मौजूदा क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। अर्बन कंजम्पशंस में भी नरमी आई, आईटी सेक्टर पर दबाव रहा। तीसरी वजह रही चीन का पुनरागमन। 2024 के अंत में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने के लिए बड़े प्रोत्साहन पैकेज दिए। विदेशी निवेशकों ने सोचा सस्ता चीन, ताज़ा प्रोत्साहन, और कई एफआईआईज भारत से निकलकर चीन में चले गए। यह वैसा ही है जैसे आपके मोहल्ले की दुकान अच्छी चल रही हो, लेकिन अचानक बगल में एक नई दुकान खुले और वो शुरुआती ऑफर दे। कुछ ग्राहक उधर चले जाते हैं। और चौथी वजह है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, और जब रुपया गिरता है तो डॉलर में निवेश करने वाले एफआईआईज का रिटर्न और कम हो जाता है। इससे और बिकवाली होती है, जिससे रुपया और गिरता है। दोस्तों, अब सवाल ये भी है, क्या यह तुलना उचित है? अमेरिकी बाजार ऊपर था क्योंकि एआई टेक का उत्साह था। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा जैसी कंपनियों ने आसमान छुआ। भारत में इस पैमाने की कोई एआई ड्रिवन रैली नहीं आई। यानी तुलना करते वक्त संदर्भ समझना जरूरी है। हर बाजार की अपनी कहानी होती है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या एफआईआईज वापस आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, यह वो सवाल है जो हर निवेशक पूछ रहा है कि एफआईआईज वापस आएंगे। और इतिहास गवाह है कि एफआईआईज हमेशा वापस आए हैं। 2008 की मंदी के बाद मार्च 2009 से नवंबर 2010 के बीच एफआईआईज ने भारत में 60 बिलियन से अधिक डाले। निफ्टी 2500 से 6300 तक गया। कोविड के बाद अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच एफआईआईज ने 38 बिलियन डॉलर निवेश किया। निफ्टी 8000 से 18600 तक उड़ा। इतिहास बताता है कि बड़ी निकासी के बाद बड़ी वापसी होती है। लेकिन दोस्तों, इस बार एक अनुभवी जानकार ने चेतावनी दी है कि इस बार कुछ अलग हो सकता है। अप्रैल 2026 में मध्य पूर्व में संघर्ष विराम हुआ, इमर्जिंग मार्केट्स में खरीदारी लौटी, लेकिन एफआईआईज ने भारत में नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया में 4 बिलियन डॉलर और ताइवान में 5.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। भारत में अप्रैल के पहले 3 हफ्तों में भी बिकवाली जारी रही। यह चौंकाने वाला था, क्योंकि सामान्यतः जब इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लौटता है, भारत को उसका बड़ा चंक मिलता है, बड़ा हिस्सा मिलता है। तो क्या एफआईआईज की वापसी में देरी होगी? कुछ शर्तें हैं जो एफआईआईज को वापस ला सकती हैं। पहली, अमेरिकी ब्याज दरों में कमी आए। जब फेड रेट्स घटाएगा तो अमेरिकी बॉन्ड का आकर्षण कम होगा और उभरते बाजारों में पैसा लौटेगा। दूसरी, भारतीय कंपनियों की कमाई में सुधार और बेहतर हो। जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स उम्मीद से बेहतर आएंगे तो वैल्यूएशन उचित लगेगी। और तीसरी, रुपए का स्थिरीकरण, यानी कि करेंसी में स्टेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एफआईआईज को एश्योर करती है। और चौथी, वैश्विक अनिश्चितता का कम होना। जब कच्चे तेल की कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होंगी तो आपको एफआईआईज आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, में एक बड़ा सवाल आता है कि एफआईआईज की क्या भारत को अभी भी जरूरत है जब डीआईआईज इतना खरीद रहे हैं? जी हाँ, यह सवाल थोड़ा उकसावे वाला लग सकता है आपको, लेकिन यह पूछना जरूरी है। जिस थाली में खाना हो उसे कोई बिना वजह नहीं छोड़ता, लेकिन अगर दूसरी थाली भी भरने लगे तो पहली थाली वाली निर्भरता कम हो जाती है। हाँ, भारत को अभी भी एफआईआईज की जरूरत है, कुछ कारणों से। उन कारणों को आप समझ लीजिए। एफआईआईज के साथ आता है वैश्विक अनुशासन। जब बड़े विदेशी निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर रखते हैं। यह कंपनियों को अनुशासित रखता है। एफआईआईज से आती है विदेशी मुद्रा। यह भारत के चालू खाते के घाटे को संतुलित करने में मदद करती है। एफआईआईज बाजार में लिक्विडिटी लाते हैं। इससे बड़े बड़े शेयर आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं। लेकिन अब एक और सच्चाई है जो सामने निकल कर आई है। डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एसआईपी के जरिए भारत का खुद का पैसा इसने दिखाया है कि एफआईआईज की बिकवाली को रोका जा सकता है। म्यूचुअल फंड की एयूएम यानी कि प्रतिबंधित संपत्ति 70 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। एसआईपी हर महीने 25,000 करोड़ से अधिक आ रही है। 2015 में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत को एफआईआईज की जरूरत है,
लेकिन पहले जितनी नहीं है। 2015 में बाजार एफआईआईज के इशारे पर नाचता था, आज वो इशारे से हिचकिचाता है लेकिन गिरता नहीं है। यह एक परिपक्वता का संकेत है, लेकिन यह कहना कि एफआईआईज की जरूरत नहीं है, यह सरासर गलत है। लेकिन एक खतरा भी है दोस्तों, डीआईआईज का पैसा एसआईपी से आता है और एसआईपी तब तक चलते रहते हैं जब तक लोगों की नौकरी, कारोबार और इनकम ठीक हो। अगर आर्थिक संकट गहरा हो तो एसआईपी भी रुक सकते हैं। यानी भारत की नई ताकत उसका खुद का निवेशक उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत होना होगा। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, अब अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला आपने? कमेंट में लिखकर बताइए, और जो मैंने निकाला है वह सुन लीजिए। एफआईआईज का भारत से पैसा निकालना केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे लिए एक आईना है। यह आईना हमें दिखाता है कि दुनिया में एआई और वैश्विक बाजारों के रूप में नए और बेहतर विकल्प मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था इस समय एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन और महंगे वैल्यूएशन के दबाव से जूझ रही है। यह सच है कि भारत के आम निवेशकों ने अपनी एसआईपी के दम पर बाजार को गिरने से बचाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन केवल बाजार को थामे रखना काफ़ी नहीं है। बाजार को आगे बढ़ाने के लिए देश की आर्थिक बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है। हमें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और दावों से बाहर निकलकर जमीन पर फैक्ट्रियों को चलाने, रोजगार पैदा करने और आम आदमी की जेब में असली ताकत पहुंचाने पर ध्यान देना होगा। एक समझदार निवेशक के रूप में आपका काम हवाई बातों को सुनकर खुश हो जाना नहीं है, बल्कि डेटा को समझना है, डेटा को पढ़ना है, डेटा को देखना है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को नैरेटिव बनाने वाली खबरों से दूर रहना चाहिए, बल्कि आंकड़ों वाली खबरों को देखना चाहिए और वहां पर ही अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप हकीकत को पहचान पाएंगे। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच आए हैं तो इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए होंगे और कुछ नए सवाल भी खड़े हुए होंगे आपके मन में। आप कमेंट में लिखकर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा संजीवनी टीवी की मेंबरशिप लेकर हमारे परिवार का हिस्सा भी बनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।